हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी भारत के महान व्यक्तित्व की श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है भारत के महान व्यक्तित्व, उस श्रृंखला का ये दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट में हमने शुरुआत की थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय से, और इस वीडियो में भी हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय में जो हमने खत्म किया था पार्ट 1 उसके आगे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और लर्न इजी को फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पर प्राप्त करने के लिए लर्न इजी ग्रुप और लर्न इजी पेज ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त करके वहां से भेज सकते हैं, जहां पर आपको वीडियोस के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन और भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के महान व्यक्तित्व भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी पार्ट 2। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने खत्म किया था महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम प्रयोग जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था। और इस वीडियो से हम शुरू करेंगे गांधी जी का भारत में सत्याग्रह प्रयोग। सत्याग्रह का प्रयोग जो उन्होंने भारत में किया उसके साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक बात को यहाँ समझ लेना ज्यादा आसान होगा कि सत्याग्रह होता क्या है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत की और भारत में भी सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव रहा भारतीय स्वतंत्रता में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। मतलब अपनी बात को मनवाना या अपना पक्ष रखना, वो भी बिना हिंसा के अहिंसक तरीके से सत्य के लिए आग्रह करके अपनी बात को मनवाना, अपना पक्ष रखना, अपनी बात जीतना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं गांधी जी का भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का क्या परिणाम रहा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत के दौरे शुरू किए। जब गांधी जी वकालत किए दक्षिण अफ्रीका में 1 साल के करार पर गए हुए थे, और वहां पर जब उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया और उसके बाद जब भारत आए तो उन्होंने भारत के दौरे की शुरुआत की और भारत की यथास्थिति का ज्ञान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। और इस काल में इस दौरान गांधी जी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए। उन्होंने किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया। और अगर बात करते हैं कि प्रथम सत्याग्रह कौन सा रहा गांधी जी का, तो वो चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन जो बिहार में है, चंपारण बिहार का एक जिला है, जो 1917 ईस्वी में हुआ। इस पे चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। तो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। और इसका जो विषय था, विषय वस्तु की अगर बात करते हैं चंपारण आंदोलन की, तो वो ये थी कि सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो बागान मालिकों के लिए उसने फरमान जारी किया हुआ था कि वे अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करेंगे। सरकार ने बागान मालिकों को यह आदेश दिया हुआ था कि वो अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करेंगे। इस फरमान को तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है तिनकठिया पद्धति क्या है। तो तिनकठिया पद्धति बागान मालिकों के लिए जारी किया हुआ वह आदेश जिस पर जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती निरंतर घाटे में जा रही थी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तब पड़ा नील की खेती पर जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का उत्पादन शुरू हो गया। तो रासायनिक रंगों के उत्पादन के साथ साथ जो नील की खेती थी उसमें कोई भी लाभ नहीं रहा, अपितु घाटा ही होने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों और बागान मालिकों ने दोनों ही इस खेती से पूर्णतया परेशान हो चुके थे। बागान मालिक और किसान दोनों इस खेती को बंद करना चाहते थे, लेकिन सरकार जो कि आदेश दे चुकी थी 3/20वें भाग का, उसने देखा कि जब नील की खेती में घाटा हो रहा है तो उसने इसको खत्म करने के लिए अपनी एक साजिश रची, और जो करार खत्म करने के लिए लगान में और अन्य जो गैर कानूनी करते हैं उसमें असीमित वृद्धि कर दी, जो कि बागान मालिकों को भी अदा करने के लिए बहुत ज्यादा था और जो किसान थे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा था। और उस समय जो देश की यथास्थिति थी वो अकाल की स्थिति होने के बावजूद भी
सरकार किसान को जो खाद्य वस्तुएं थे उसके उत्पादन पर रोक लगा रखी थी, सरकार ने उसको उत्पादित नहीं करने दे रही थी और फरमान खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कानून पेश कर दिए थे। बिहार के चंपारण के सजग सामाजिक कार्यकर्ता जो थे रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण भेजा और 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो चंपारण में प्रवेश पर कलेक्टर ने रोक लगाई और गांधी जी को वापस जाने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी वापस नहीं गए और अपनी बात पर टिके रहे। बाद में गांधी जी को चंपारण के एक गांव में जाने की छूट मिल गई और गांधी जी ने गांव का दौरा किया। गांव के दौरा करके उन्होंने संपूर्ण स्थिति का आकलन किया। गांधी जी के आंदोलन से, गांधी जी ने जब दौरा किया और किसानों से बातचीत की, स्थिति देखी, तो इसके साथ सरकार भी प्रभाव में आई और उसने एक जांच समिति की स्थापना की। एक जांच समिति गठित हुई और इस जांच समिति की मुख्य बात यह थी कि गांधी जी को इस जांच समिति में भी शामिल किया गया था। इस जांच समिति की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए गांधी जी को भी इसमें शामिल किया गया था। समिति ने जांच करने के बाद यह निर्णय निकाला कि जो तनकठिया पद्धति है उसको समाप्त कर देना चाहिए और जो पूर्व में अवैध वसूली की गई है उसको हर्जाने के रूप में वापस दिया जाएगा। साथ ही साथ अंग्रेजों ने 25% हर्जाने के रूप में भरपाई करने की बात कही, तो गांधी जी ने इस भरपाई को स्वीकार कर लिया। चंपारण आंदोलन के द्वारा भारत में जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था वो बहुत ही सफल हुआ और इसी आंदोलन ने भविष्य में भारत में सत्याग्रह के दरवाजे भी खोले। और बात करते हैं चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों की, तो उसमें महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर और नरहरि पारिक प्रमुख थे। चंपारण आंदोलन में जो जिन्होंने गांधी जी का सहयोग किया उसमें महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर और नरहरि पारिक प्रमुख रूप से थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अन्य आंदोलन की, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, गुजरात 1918 ईस्वी। अहमदाबाद में इसकी अगर विषय वस्तु की बात करते हैं, इस आंदोलन का कारण क्या था, तो अहमदाबाद में जो प्लेग था, प्लेग की समस्या के समय प्लेग फैला और प्लेग की समस्या के समय जो मिल थी वहां के मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देना आरंभ किया। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही प्लेग की समस्या अहमदाबाद से वापस गई, खत्म हुई, समाप्त हुई, तो जो मालिक थे, मिल मालिक थे, उन्होंने मजदूरों को जो प्लेग बोनस था उसको देने से मना कर दिया। लेकिन जो मजदूर थे वो प्लेग बोनस चाहते थे क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये खौफ था कि प्लेग अगर वापसी कर सकता है तो बोनस ना मिलने पर वो कैसे अपना इलाज कराएंगे और कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। तो इस कारण ये बात गांधी जी तक पहुंचाई गई और मामले को संज्ञान में लेते ही गांधी जी ने मिल मजदूरों के साथ अपना पूर्ण सहयोग दिया और मामले की जांच के बाद मजदूरों को हड़ताल पर जाने की अपील की। जब गांधी जी ने मामले की पूरी जांच की तो उन्होंने मजदूरों का साथ दिया और मजदूरों से हड़ताल पर जाने की अपील की। मिल मालिकों से गांधी जी ने मजदूरी का हवाला देते हुए, जो मजदूरों को महंगाई का हवाला देते हुए कि जो विश्व युद्ध हुआ है उसमें महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, यह कहते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों को 35% बोनस दिया जाए। गांधी जी ने मजदूरों के साथ धरना दिया, जिसके कारण जो पूरा मामला था वो न्यायाधिकरण के संज्ञान में पहुंचा और गांधी जी ने अपना अनशन पूर्ण सफलता के साथ समाप्त किया। मतलब न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया कि जो गांधी जी की मांग है 35% बोनस की, वो उनको प्रदान की जाए। तो इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल रहा, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था गांधी जी का एक सत्याग्रह। एक अन्य सत्याग्रह की अगर बात करते हैं आगे, तो वो प्रमुख था खेड़ा आंदोलन, गुजरात 1918 ईस्वी। इस आंदोलन की जो मुख्य वजह थी या विषय वस्तु था इस आंदोलन का, वो यहाँ की सरकार के द्वारा किसानों पर किया जा रहा अत्याचार था। वो इस प्रकार था कि जो फसलें थी किसानों की वो प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई थी और किसान बिल्कुल भी लगान भरने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो सरकार थी वो किसानों से लगान की अपील कर रही थी, उनसे लगान जबरदस्ती वसूल रही थी।
तो गांधी जी को जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली, वो अपने सहयोगी विट्ठल भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुंचे। और जो विट्ठल भाई पटेल की अगर बात करते हैं, ये कौन थे, तो ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। विट्ठल भाई पटेल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। इनके साथ ये जब खेड़ा पहुंचे तो मामले की जांच के बाद गांधी जी ने सरकार से लगान माफ करने की अपील की और किसानों को भी लगान देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि सरकार से भी अपील की कि वो किसानों से लगान न वसूले, और साथ ही साथ ये किसानों से भी कहा कि अगर सरकार जबरदस्ती वसूली करने की बात भी करती है तो आप लोग लगान नहीं देंगे। सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जब गांधी जी सक्रिय हुए तो सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि जो किसान समर्थ है लगान देने में, जिनकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई है, केवल उन्हीं से लगान वसूला जाएगा, और जिन किसानों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है उनसे लगान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार गांधी जी का यह सत्याग्रह भी पूर्ण रूप से सफल रहा, और इन सत्याग्रहों ने गांधी जी की एक जो छवि थी वो राष्ट्र स्तर पर एक बहुत ही विस्तृत रूप से फैलाई, और गांधी जी सत्याग्रह के मामले में एक सजग कार्यकर्ता हुए, एक सजग नेता हुए, जिन्होंने सत्याग्रह का उपयोग करके जीत हासिल की। अब आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का किस प्रकार सहयोग रहा। तो रॉलेट एक्ट में गांधी जी की भूमिका की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम रॉलेट एक्ट की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रॉलेट एक्ट की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोस आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से की है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा या रॉलेट एक्ट की आपको कुछ जानकारी में कुछ कंफ्यूजन है तो आप आधुनिक भारत इतिहास की श्रृंखला के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट में हम गांधी जी की भूमिका की बात करते हैं। तो गांधी जी के आह्वान पर ही रॉलेट एक्ट का 30 मार्च 1919 को बंबई में विरोध हुआ था, और साथ ही साथ जो देशव्यापी हड़ताल थी वो भी गांधी जी के कहने पर ही की गई, गांधी जी की अपील करने पर ही की गई, जो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई। और ये जो विरोध और हड़ताल थी, इन दोनों में जो ये बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार थी वो कुछ भी करने में पूर्ण रूप से असमर्थ थी, और वो सिर्फ इसको देख ही सकती थी। और इस आंदोलन के साथ गांधी जी ने सत्याग्रह की ताकत को विशाल रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रकट किया। उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि सत्याग्रह में जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा है और उसके द्वारा कुछ भी संभव है। और रॉलेट एक्ट में जो जनता का साथ था वो भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला। तो इस एक्ट में जो गांधी जी की भूमिका रही उसमें सत्याग्रह की शक्ति का एहसास जनसाधारण को भी हुआ। 1920 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस में शामिल हुए और राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाई। तो जो कांग्रेस के नेता बने गांधी जी वो 1920 ईस्वी में बने। गांधी जी की जो प्रेरणा से ही भारत में जो बहुत से लोग थे, जनसाधारण की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने भारतीयों से प्रेरणा के लिए जो कुछ कहा उसमें जो एक मुख्य बात थी वो यह थी कि भारत अंग्रेजों की बंदूक के कारण नहीं बल्कि स्वयं की कमियों के कारण गुलाम है। गांधी जी ने कहा कि जो भारत है वो अंग्रेजों की बंदूक के कारण नहीं बल्कि स्वयं की कमियों के कारण गुलाम है, जो कि एक प्रेरणा का काम किया और जनसाधारण में एक चेतना जगाई। आगे बात करते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जो भूमिका रही उसकी। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार की कार्यकारिणी में बाधा उत्पन्न करना था। जो असहयोग आंदोलन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग ना करने वाला आंदोलन। तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो सरकार की कार्यकारिणी में बाधा उत्पन्न करना और किसी भी प्रकार के सरकार का सहयोग नहीं करना था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा आरंभ किए गए इस आंदोलन ने जो फरवरी 1922 थी, इस काल के दौरान बहुत ही अधिक जोर पकड़ा। लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और 6 साल की सजा सुनाई गई। जब गांधी जी कारावास में थे उसी दौरान कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी थी। देश में सांप्रदायिक एकता की अगर बात करते तो वो काफी हद तक भंग हो चुकी थी और हिंदू मुस्लिम में एक दरार पड़ चुकी थी। जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसमें भी काफी ज्यादा दरार पड़ चुकी थी। फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया और सांप्रदायिक एकता जो भंग हो रही थी और अहिंसा जो कम हो रही थी
उसको बढ़ावा देने के लिए 1924 ईस्वी में गांधी जी ने 3 सप्ताह का उपवास भी रखा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलनों की, असहयोग आंदोलनों की भारत में चर्चा की, और अगले वीडियोस में हम बात करेंगे गांधी जी से ही गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी का प्रभाव और उसके आगे के जो महत्वपूर्ण योगदान रहे स्वतंत्रता प्राप्ति तक गांधी जी के, वहां तक। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।